तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। आरएसएस पर साधा निशाना। मजदूर दिवस पर मजदूरों को शुभकामनाएं। राष्ट्र की उन्नति में श्रमिकों का अहम योगदान, मजदूरों को दी शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर बैठक। परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर के हुई चर्चा। कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवारों को किया आमंत्रित। बालोतरा में परशुराम जयंती पर निकलेगी वाहन रैली। धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जयंती। सुबह 10 बजे तय किया गया रैली का समय। लालसोट में 2 युवकों ने किया विवाहिता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। दुष्कर्म के बाद हत्या कर कुएं में फेंका शव। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महावीर स्कूल में श्री साईं ट्रस्ट हॉस्पिटल की ओर से आयोजित मेगा हार्ट ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन किया। बता दें कि इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हमें देश को कैसे बांटना है। धर्म जाति के फुट डाल रखे हैं, यह एजेंडा का पार्ट है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में आग लगाना चाहते हैं। दोनों ही एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उनका यह एजेंडा देश के लिए खतरनाक है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके। जहां पर बीजेपी और आरएसएस की ऐसा करने से ज्यादा प्रभाव युवा पीढ़ी पर ही पड़ने वाला है और इसीलिए युवा पीढ़ी को समझना होगा और इनकी चाल जहां पर इनकी चाल से सावधान रहना होगा। ऐसा कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। वो आराम से गुजारा कर सके अपना परिवार। इस भावना के साथ में सोशल सिक्योरिटी देश में लागू होना चाहिए और वो तभी होगी तब जो सत्य साईं हॉस्पिटल में जो ट्रस्टियों ने काम किया है, इस पर सोच रखेंगे। ये भी सोशल सिक्योरिटी है। ये जो ट्रस्ट है गांधी साईं बाबा के नाम से, पर इनके दिमाग में बात आई छोटे बच्चों का भी करते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है राजकोट के अंदर बड़ों का भी करते हैं। छोटे बच्चों को करते हैं अहमदाबाद में और बड़ों को करते राजकोट में। बड़े रहे नहीं, उस पर से आप लोग जुड़े हुए हो तो आज इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, ये प्रेरणा देने की बात और नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि मैंने सुना है कि इनका काम जो है दिल्ली में भी, राजस्थान के अलावा दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, साउथ अफ्रीका के तंजानिया में भी आपने कैंप लगाया। आज मजदूर दिवस से हर साल 1 मई को पूरी दुनिया मजदूर दिवस के रूप में आज के दिन को मनाती है, जहां पर इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में मजदूरों के संघर्षों और साथ ही उनके योगदान को याद किया जा सके। साल 1886 में अमेरिका के मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद फिर यह तय किया गया कि हर मजदूर से प्रतिदिन केवल 8 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। हालांकि ये बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता
वास्तविकता कहीं ना कहीं इससे भिन्न है। आपको बताते चले कि हर एक विशेष दिन का महत्व होता है, ठीक उसी तरह इस दिन का भी बहुत महत्व है और इसीलिए इस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है इसे। और किसी भी समाज, देश, संस्था या फिर उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। उनकी बड़ी संख्या में इसकी कामयाबी के लिए हाथों और अक्ल, इलम और साथ ही साथ तनदेही के साथ जुटी होती है। यहाँ पर बता दें कि आज मजदूर दिवस है। इसी के अवसर पर आज ही के दिन 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1886 में मजदूरों का आंदोलन आज ही के दिन शुरू हुआ था। इसी को लेकर के कहीं न कहीं तब से लेकर आज तक 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में या फिर यूं कह ले कि लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि मजदूरों की जो मेहनत होती है, उनकी जो संघर्ष होती है, उनकी जो जिंदगी होती है, उससे लोगों को रूबरू कराया जा सके और साथ ही मजदूर की क्या कुछ भूमिका होती है उसकी वास्तविकता से लोगों को समझाया जा सके। बता दें कि जहां पर एक और लेबर डे मनाया जाता है तो वहीं दूसरी ओर अगर लेबर की बात करें तो लेबर की स्थिति कहीं ना कहीं मजदूरों को जो स्थिति है वो आज भी देरी है। इस दिन का एक खास महत्व है और इस वैश्विक स्तर पर इसीलिए जगह जगह पर यहाँ पर मनाया जाता है और जगह जगह पर इस दिन लेबरों को सम्मानित किया जाता है। मजदूर दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी जाती है जो मजदूर हैं और वहां पर वो किस तरह से मेहनत के साथ काम करते हैं, उनकी क्या कुछ जीवन शैली है, उनको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है, इसी को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है और इस दिन इन सभी चीजों से लोगों को रूबरू कराया जाता है। बता दें कि आज ही के दिन 1886 में अमेरिका से मजदूरों का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद फिर यह तय किया गया कि हर मजदूर से केवल 8 घंटे ही काम कराया जाएगा। हालांकि ये बातें कहने सुनने की ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बातें सिर्फ किताबें तक ही सीमित हैं कि मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। कोटा जिले के पंचायत समिति इटावा में लगने वाली ग्राम पंचायत खातौली में वार्ड नंबर 8 के पूर्व वार्ड पंच का निधन हो जाने के कारण निर्वाचन अधिकारी और ग्राम पंचायत द्वारा उपचुनाव की तारीख तय की गई। बता दें कि जहां पर चुनाव कार्यक्रम के लिए आज ग्राम पंचायत खातौली कार्यक्रम में आज कस्बे के वार्ड नंबर 8 से 2 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे गए। वही रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने बताया है कि आज वार्ड पंच के लिए उपचुनाव का नामांकन भरने का कार्यक्रम ग्राम पंचायत खातौली कार्यालय में रखा गया था, जहां पर उपचुनाव के उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की तारीख दिनांक 2 मई को 3 बजे तक निर्धारित की गई है और साथ ही साथ वार्ड पंच के चुनाव की वोटिंग की तारीख 7 मई की सुबह 7 बजे से लेकर के शाम तक कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातौली में मतदान होगा। वार्ड नंबर 8 में पंच की मृत्यु होने के कारण उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इसके लिए नाम निर्देशन के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आरओ और आरओ के रूप में। थोड़ा जोर से बोलिए। इसके लिए सुबह हम यहाँ 10 बजे आ गए थे और 10 बजे से शाम को 5 बजे तक नाम निर्देशन का कार्य जारी है। अभी तक 2 आवेदन पत्र गए हैं और इनके श्रीमती डोबरी बाई और समी बाबा, इनके नाम निर्देशन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। बीच में तहसीलदार साहब का भी दौरा हुआ है यहाँ पे और अभी 5 बजे तक हम वेट करेंगे अगर कोई आवेदन बाद में भी आता है। अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां अपाला बचपन स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां पर बता दें कि स्थानीय रामलीला बाड़ी प्रांगण में मनाया गया ये कार्यक्रम, जिसमें कि छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रीय गानों पर शानदार नृत्य पेश किया इन सभी ने और लोगों का मन मोह लिया। कुछ बच्चों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों पर अपनी प्रतिभाओं का मंचन किया। बता दें कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित चाचड़ व विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जांगेड़ व साथ ही नगर पालिका चेयरमैन मोनिका खटोतिया थी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्कूल प्रबंधक डीडी शर्मा, चेयरमैन महेश शर्मा और साथ ही एमडी अनीता शर्मा ने स्कूल बैंड के माध्यम से और साथ ही विभिन्न फूलों के साथ स्वागत किया। तो वही विधायक अमित चाचड़ ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि नोहर में इतने छोटे बच्चों का प्रोग्राम कम समय में इतने बड़े स्टेज पर इतना बड़ा पहली बार देख रहा हूं तथा अभिभावकों को बच्चों के लिए समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
नादौती उपखंड के गुंडा चंद्रजी कस्बे के समीप स्थित मां घटवासन देवी मंदिर परिसर में जहां पर रविवार को आयोजित आदिवासी मीना समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ। बता दें कि इस दौरान ही कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष माल्यार्पण किया गया और उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में हुकुम सिंह मीना, PR मीना, ब्रजमोहन मीना सहित मीना समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। वही आदिवासी मीना समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में न्यायिक व प्रशासनिक सेवाओं में चयनित समाज की प्रतिभाओं सहित आदिवासी मीना समाज के पत्रकारों, लेखकों और शिक्षा के लिए बेहतरीन काम करने वाले लोगों और साथ ही साथ समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सेवानिवृत्त IAS PCR जहां पर बता दें कि जहां पर PR मीना ने कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति करने से बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए करता है वह ही महान होता है। हमें हमेशा असहाय व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उससे हमें बड़ा संतोष मिलता है। वहीं साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारा समाज तभी सफल हो सकता है जब तक हम एक दूसरे के सहयोग करने की भावना रखी जाए। बता दें कि इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक पिंटू पहाड़ी, बनी सिंह रनौली, डॉक्टर कल्याण लाल मीना सहित आदिवासी मीना समाज के सैकड़ों गणमान्य भी इस दौरान मौजूद रहे। भरतपुर के डींके गांव घरवाड़ी में जहां पर सिंचाई विभाग का एक पुल जो विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण विगत वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है, जिसकी दोनों ओर की सुरक्षा दीवारें भी टूटकर जमींदोज हो चुकी हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को हर रोज कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका सता रही है। तो वहीं इस पुल से किसानों के सामान से लदे ट्रैक्टरों के गुजरने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का रोजमर्रा के कार्यों से आवागमन भी बना रहता है। इधर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्लास्टिक के कट्टों से मिट्टी भरकर इस पुल के टूटे हुए हिस्से के नीचे लगा दिए हैं, जिससे कि लोगों के रोजमर्रा के कार्य इस पुल से होते हुए किए जा रहे हैं। तो वही बता दें कि जहां पर ग्रामीणों द्वारा जर्जर पुल की शिकायत सिंचाई विभाग के उपखंड और जिला स्तरीय अधिकारियों तक की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसके अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसका खामियाजा इस जर्जर पुल से गुजरने वाले लोगों और राहगीरों को ही भुगतनी पड़ती है। यहाँ का पुल है जो नहर का, वो जर्जर टूटा हुआ पड़ा है, उसमें काफी ईंट बीट घुसीट दी है अंदर से, लेकिन बैठता चला जा रहा है। उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैंने SC भरतपुर एक्सीडेंट डी को भी कई बार कह चुका है, अगर इसमें कोई भी दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदार आप होंगे। इसे करता हूँ कि इसको तुरंत जल्दी से जल्दी पुल को बनाया जाए। किसानों का आवागमन गरबारी, कठेरा, उमरा और इधर से मधुबना वगैरह परिक्रमा का मार्ग भी है। ये भरतपुर में आज वेपर फाउंडेशन की ओर से ये राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बता दें कि वेपर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त का दान हुआ। परशुराम जयंती महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में संस्था द्वारा पूरे देश में शिविर लगाए गए हैं, जहां पर संस्था उपाध्यक्ष गंगाराम पराशर ने बताया कि 2 अप्रैल को सायं विभिन्न चौराहों पर, खासकर लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। 3 अप्रैल को सुबह भगवान का अभिषेक किया जाएगा और साथ ही सायं को महाआरती का आयोजन किया गया। बता दें कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर के समाज और अन्य वर्ग के लोगों में खुशी है, जिससे कि उनके कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी दिख रहे थे। इस रक्तदान शिविर में वेपर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुशील पराशर, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा भरतपुर के कौशलेंद्र शर्मा सहित समाज के अन्य पदाधिकारी और डॉक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इस शिविर में बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने आकर के रक्तदान किया है। रक्तदान को महादान माना जाता है। हॉस्पिटल में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। भरतपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये आयोजन हुआ था। 100 यूनिट रक्त का दान हुआ इस दौरान बताया गया है। बता दें कि और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2 अप्रैल को विभिन्न चौराहों पर, खासकर लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर दीपदान का कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां पर बता दें कि वेपर फाउंडेशन की ओर से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इस रक्तदान शिविर में एक बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के रक्तदान किया। क्योंकि बता दें कि कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल में रक्त न मिलने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है और वेपर फाउंडेशन इस तरह की जो कार्यक्रम है वो आयोजित करता रहता है, जो कि ये जो फाउंडेशन है
वो इस तरह के कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित कर चुका है और वेपर फाउंडेशन की ओर से ही रक्तदान शिविर का ये आयोजन किया गया था, जहां पर राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये रक्तदान शिविर लगाया गया था। रक्तदान शिविर में करीब माना जा रहा है कि 100 यूनिट रक्त का दान हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आए थे और साथ ही सभी ने मिलकर के कार्यक्रमों में भारी संख्या में भीड़ भी इस दौरान दिख रही थी और सभी में एक अच्छा खासा उत्साह भी नजर आ रहा था कि सभी के सभी रक्तदान करके कहीं न कहीं किसी के जीवन को बचाने का भी कार्य कर रहे थे और इसी को लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिला। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मासी तावली हेड पर जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रिलाइनिंग का कार्य शुरू होना है। आपको बता दें कि जहां पर रिलाइनिंग कार्य के कारण नहर में 25 अप्रैल से पूर्णबंदी हो गई है और उसके बाद फिर आईजीएनपी ठेकेदारों ने युद्ध स्तर पर पानी निकासी का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के राजस्थान सीमा के आरडी 555 के आरडी और साथ ही 200 तक 68 किलोमीटर तक रिलाइनिंग का कार्य होना है, जिसको लेकर के अंतिम चरण पर नहर में से पानी निकाला जा रहा है। जगह जगह पर ठेकेदारों के प्लांट लगे हुए हैं और सभी नहर से पानी की निकासी कर रही हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों में रिलाइनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा और युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। करीब 68 किलोमीटर तक नहर में रिलाइनिंग का कार्य होना है, जिसको लेकर के बड़े स्तर पर कार्य होगा। एक बड़ी चुनौती भी होगी, जो कि 28 दिन की बंदी में ये कार्य होना है। इसको लेकर के ठेकेदारों ने कहा कि अंतिम चरण में नहर के पानी की निकासी हो गई है और रिलाइनिंग का कार्य लगभग 2 दिन में शुरू हो जाएगा। नहर के अंदर सभी प्रकार की मशीनें लगा दी गई हैं और समय रहते काम पूरा किया जाएगा और कार्य अच्छा किया जाएगा। वही बताते चले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि 10 जिलों में पेयजल आपूर्ति और साथ ही 4 जिलों का 16 और 17 हेक्टेयर एरिया का इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित करती है, जो पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन के रूप में भी जानी जाती है। नहर के माध्यम से 4 जिलों में 16,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हैं। इसमें हनुमानगढ़ जिले का 1,15,461 हेक्टेयर भी सिंचित है, जहां पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर सहित 10 जिलों में पेयजल आपूर्ति इसी नहर से होती है। सर, अभी अपने रीलाइनिंग का कार्य जो है कल से ही स्टार्ट किया है। पानी की निकासी का कार्य स्टार्टिंग किया अपने पहले और अपने 2 मशीनें 3 मशीनें। महिला दुष्कर्म मामले को लेकर के आज कोट खावदा में सर्व समाज की महापंचायत हुई है, जिसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सर्व समाज की तरफ से स्थानीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। बता दें कि महिला के हत्यारों की सही संख्या का पता लगा करके फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर तुरंत फांसी की सजा दिलवाई जाए। पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं पीड़िता के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही साथ बताते चले कि आगामी 6 मई 2022 को इन मांगों को न मानने पर आज की मीटिंग स्थल से ही रैली मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी, जिसमें से कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र सिंह राठौर भी शामिल होंगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इन मांगों को मुख्यमंत्री से पूरी करवाने की पूरा आश्वासन दिया है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज दोपहर के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ नजर आया, जहां पर प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और फिर बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं भी शुरू हो गई, जिसमें कि अलवर, करौली और दौसा जिले में मौसम का मिजाज बदलने के साथ हल्की बारिश हुई है। इससे कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होगा और जिसके चलते ही प्रदेश के जयपुर संभाग सहित भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी मेघा गर्जन और बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकेगी। इसी के साथ जयपुर में भी हल्की बारिश होगी, जिससे मौसम सुहाना हो गया और गर्मी में भी जहां पर लोगों को राहत मिली है। जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी के बीच जैसा आप तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरह से ये बूंदेबांदी हो रही है और साथ ही बादल साफ तौर पर दिख रहे हैं कि बादल गरजने वाले से को लेकर के कहीं ना कहीं बता दें कि जहां पर गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है। ऊंट जो कि देखा जा रहा है, साफ तौर पर आंधी नजर आ रही है
और साथ ही गर्मी से कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो सभी के सभी परेशान थे, चाहे वो बात अगर हम जानवरों की करें, चाहे वो बात हम अगर इंसानों की करें, सभी कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से परेशान थे। तो उन सभी को एक राहत मिली है, क्योंकि आज दोपहर की बात जब कर रहे हैं तो जयपुर के साथ साथ जो तमाम जगह है वहां पर तेज आंधी देखी गई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आंधी चल रही है, और तस्वीरों में साफ तौर पर एक तेज आंधी के साथ जिसे लोग भी मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दें कि जहां पर तापमान में भी इसी को लेकर के गिरावट दर्ज की गई है और लोगों में भी एक खुशी का माहौल दिखा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इन लोगों को गर्मी से हल्की भले ही, थोड़ी देर के लिए भले ही, लेकिन निजात मिली है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के अलर्ट जारी किया था। जयपुर सहित तमाम जगहों पर बारिश हुई है और साथ ही आंधी तूफान आने की वजह से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आया, जहां पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और मेघा गर्जन और बारिश के आंधी चलने की संभावना जताई जा रही थी। इसी के तहत आज जयपुर, अलवर, करौली, दौसा जिले के तमाम जो लोग हैं वो भी आज खुश नजर आए हैं और उनके साथ ही साथ जो चिड़िया थी और साथ ही जो जानवर थे, पशु पक्षी, सभी के सभी आज चहचहाते हुए और खुश नजर आए। कहीं ना कहीं बता दें कि जहां पर बारिश हुई और मौसम सुहाना हो गया। लालसोट में श्री परशुराम मंदिर ट्रस्ट, सर्व समाज महासभा, ब्राह्मण युवा परिषद, गौड़, साढ़न्य, ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज की एक बैठक परशुराम मंदिर में आयोजित की गई, जहां पर बता दें कि बैठक में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है और भव्य आयोजन को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बताते चले कि आयोजन के तहत 3 मई यानी कि अक्षय तृतीया को भगवान श्री परशुराम का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, हवन पूजन और महाआरती के साथ ही मंदिर की सजावट का फैसला लिया गया। साथ ही भव्यता से शोभा यात्रा निकालने की भी तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है। वही ब्राह्मण परिवारों को इस कार्यक्रम और शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई है। जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो कि दिनांक 8 मई 2022 के दिन रविवार को निकाली जाएगी। उससे पूर्व अक्षय तृतीया, जबकि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रहता है, उस दिन विशेष पूजा अर्चना परशुराम मंदिर लालसोट पर रखी गई है। सभी समाज बंधुओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया है और उस दिन विशेष रथ पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ, नौबत के साथ और जो भी लवाजमा यहाँ हमारे द्वारा उपलब्ध रहेगा, उस पर समस्त नगर के अंदर भ्रमण पर निकाली जाएगी। बाड़मेर के बालोतरा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हुई है, जहां पर बता दें कि 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल वाहन रैली का आयोजन भी किया जाएगा। वाहन रैली 3 मई को बनखंडी बगीची से शुरू होकर के पूरे शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए श्रीमाली ब्राह्मण समाज भवन हनुमान वाड़िया तक जाएगी, जिसके बाद श्रीमाली समाज भवन में भगवान परशुराम की आरती के साथ ही साथ कार्यक्रम का समापन होगा। वह इस संबंध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण आरक्षण मंच और साथ ही विप्र फाउंडेशन, श्री परशुराम सेना की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें कि सभी ने मिलकर के सभी के संयुक्त तत्वाधान से वाहन रैली कार्यक्रम निश्चित किया गया। बैठक में सभी ब्राह्मण संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्राह्मण बंधुओं से मिलकर एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक सफल बनाने का आग्रह किया है। बताते चले कि वाहन रैली का समय सुबह 10 बजे को तय किया गया है। परशुराम जी की पावन जयंती के अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा बालोतरा द्वारा 3 मई को सुबह शोभा यात्रा एवं रैली का आयोजन किया गया है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी चिरंजीवी है। सब चिरंजीवों में परशुराम जी भगवान अजर अमर है। वनखंडी महादेव से 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी और भगवान परशुराम जी रथारूढ़ होकर रथ यात्रा में विराजमान होते हुए आगे आगे डीजे चलेगा। परशुराम सेना के मोटरसाइकिलों पर युवा रैली चलेगी और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सभी समाजों के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारी युवा ताकत भगवान परशुराम जयंती की सफलता एवं समाज का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामाजिक एकता, समरसता और स्वाभिमान को प्रगाढ़ रूप
लालसोट के रामगढ़ पचवाड़ा थाना के तहत गांव के 23 अप्रैल को एक विवाहिता के मायके जाने के दौरान रास्ते में 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद फिर विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि वही आरोपियों ने महिला का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। वही साथ ही मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें रिमांड पर भेज दिया है और शनिवार को जांच अधिकारी डीएसपी सत्यनारायण यादव ने दोनों को लालसोट कोर्ट में पेश किया, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दरिंदों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। करौली में गुलाबबाग मैगजीन क्षेत्र के मासलपुर चुंगी सहित शहर में एसपी के निर्देश पर 27 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत ही कार्रवाई भी की गई। इस दौरान यातायात प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर और साथ ही बता दें कि नियमों की जो विरुद्ध जो काम कर रहे थे उन सभी पर 53 लोगों के चालान काटे गए हैं। साथ ही साथ तेज रफ्तार के 11 और फिर रॉन्ग साइड के 22, कोटपा एक्ट के तहत नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के 18 चालान बनाए गए हैं, जिनसे जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यालय एवं श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब के निर्देशन में के आदेश अनुसार दिनांक 27 से लेकर दिनांक आज 30 तारीख तक हेलमेट, तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड एवं शराब पीकर वाहन चालक विरुद्ध कार्रवाई हेतु सघन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यातायात पुलिस करौली द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाकर करीब 53 बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालक विरुद्ध कार्रवाई की जाकर जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार तेज गति के 11 चालान हुए इस अभियान के दौरान, रॉन्ग साइड के 22 चालान किए गए एवं उनसे जुर्माना वसूल किया गया है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।